आदाब इस्तकबाल, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। श्रीलंका में माशी और सियासी बहरान मजीद संगीन हो गया है। मुल्क में इमरजेंसी का निफाज करते हुए मगरबी सूबे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुश्तइल मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर पर धावा बोल दिया और एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए। तो श्रीलंका में माशी बहरान पर शदीद मुजाहरों के सिलसिले के बाद श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्षे एक फौजी तैयारे पर मुल्क से फरार हो गए हैं और ऐसे में अवाम में अब नाराजगी मजीद बढ़ गई है। अब सवाल लगातार ये उठ रहे हैं कि आखिर अब श्रीलंका में आगे क्या कुछ होगा। इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं और लगातार दिन ब दिन श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे। आखिर श्रीलंका के हालात पटरी पर लौटेंगे कैसे या क्या कुछ आगे करने की जरूरत है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कैप्टन अनिल गौड़ जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आलमी उमूर के माहिर हैं। प्रोफेसर परीक्षित मनहास जी हैं, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। अरुण पांडे साहब सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं। और प्रोफेसर अजिताब जी आलमी उमूर के माहिर हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले कैप्टन अनिल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अनिल गौड़ जी, श्रीलंका के हालात तो दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब देखिए नौबत इमरजेंसी की आ गई। जो प्रेसिडेंट हैं वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। आवाम रानियल विक्रमासिंघे से नाराज हैं, लेकिन मजबूरी में अब उन्हीं को कारगुजार सदर बनाया गया है। अब जो श्रीलंका के हालात हैं इन्हें किस तरह से देखा जाए? अबू जी, ऐसा है, ये हालात जो बन रहे हैं, ये बने हैं, ये तो एक्सपेक्टेड थे ही जी। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से हालात चल रहे थे इतने ये सालों से, और अब ये जो पिछले 6-8 महीनों से जो था, ये सारा का सारा इसी साहब को ये चाह रहा था कि राष्ट्रपति रिजाइन करे और गवर्नमेंट दोबारा बने, या ये एक गवर्नमेंट ऐसी बने जिसके अंदर सारे लोग हों। क्योंकि जो ये राज्य पक्ष से जो थी, जो प्लान था, पहले जो उनके प्रेसिडेंट रह चुके थे, उनके भाई, जिनको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, और उसके बाद में अब ये बने हैं। और जो ये सारी चर्चा, जो सारा आप कहें डिसीजन जो थे, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का था, चाहे उसके अंदर चाइना से लोन लेके प्रोजेक्ट्स बनाने का, और सारा कुछ ये था, ये सारा इसी प्लान का था। अब ये इसका कर्जा जो चढ़ गया था, उस कर्जे को रोटेट करना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि एक देखिए सबसे बड़ी बात है कि श्रीलंका जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं है। उसका जो मेन जो स्टे है वो है टूरिज्म और एग्रीकल्चर। तो टूरिज्म खत्म हो गया कोविड की वजह से, बिल्कुल। और एग्रीकल्चर जो है, ये गोटाबाया राजपक्षे का जो डिसीजन आया कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, उससे खत्म हो गया। अब उससे क्या हुआ कि उनका सारा का सारा जो है, वो आप कह लीजिए बैलेंस ऑफ रीपेमेंट करना, सारा कुछ इंटरेस्ट जो रीपेमेंट करना, वो सारा का सारा जो एक इकोनॉमी है वो बिल्कुल खत्म हो गई। हिंदुस्तान ने बहुत कोशिश की है। हिंदुस्तान ने देखिए आपको तकरीबन अभी तक $3 बिलियन की तो उन्होंने इमदाद दे दी है, और अभी भी जो है 40,000 टन का फर्टिलाइजर और बाकी और भी चीजें दे रहे हैं, वो देने को तैयार भी है। पर अब एक चीज करनी पड़ेगी, जो जनता है, अब उनको ये सोचना है कि देखिए अगर शांति नहीं होगी वहां पे, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो बैठ के मीटिंग नहीं करेगा, और वो जो लोन जो जरूरी है श्रीलंका को, अपने आप को वो लोन लेके फिर दोबारा से बिल्कुल, यानी आवाम की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बन जाती है। आवाम जिस तरह से सड़कों पर निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं, और जो सरकार की प्रॉपर्टी उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे में अब आवाम को भी सोचना होगा कि श्रीलंका किस दहाने पर इस वक्त खड़ा है। मैं दोबारा से कैप्टन अनिल गौड़ जी आपके पास आऊंगा। मैं प्रोफेसर अजिताब जी, सर जो बात यहां पर कैप्टन साहब कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब श्रीलंका के आवाम को सोचना होगा। जिस तरह से वो हंगामा बर्पा कर रहे हैं, जिस तरह से मुल्क की प्रॉपर्टी को आग लगाई जा रही है, प्रेसिडेंट या पीएम के जो ऑफिस है उसके अंदर घुस जा रहे हैं, तो अब श्रीलंका के आवाम को भी सोचना होगा कि आखिर अब मुल्क कहां पर खड़ा है। बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी।
बहुत बदतर हो गए हैं। जी जी। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जाए, जब वहाँ के राष्ट्रपति भाग गए हैं और पूरा परिवार छोड़ के लिटरली चला गया है। दूसरी तरफ जो अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, उनकी भी लोकप्रियता बहुत ही अच्छी नहीं है श्रीलंका में। तो जनता को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए एक स्टेबल गवर्नमेंट लाने में मदद करनी होगी, सो दैट कि वहां की स्थिति सुधरे। अदरवाइज जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, चाहे वो IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे नेबरिंग कंट्रीज हो, वो भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक वहां की जनता एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। अपने नेताओं पे थोड़ा भरोसा तो करना होगा। दिक्कत ये है वहां की आवाम जो है नेताओं पे भरोसा उठ गया है, और उनके पास रीजन है इसके लिए, क्योंकि काफी मौका दिया इन्होंने, सालों से वो त्रस्त रहे हैं। ऐसी दकियानुसी और तुगलकी फरमान जारी किए गए कि लोग त्रस्त हो गए। तो जब तक वहां पे जनता अब कम से कम थोड़ी सी राहत दे, नेताओं पे भरोसा करे, तभी वहां पे स्थिति वापस लौटेगी। अदरवाइज ये बद से बदतर की और पता नहीं कहां जाएगा, कहना मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब आवाम को भी सोचना होगा। मैं प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास जी आपके पास आना चाहूंगा। कल भी सर हम इस इशू पर चर्चा कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क होने की वजह से हिंदुस्तान भी बहुत फिक्रमंद है कि लंका में जल्द से जल्द हालात बेहतर हों। लेकिन जो बात कैप्टन साहब ने और जो बात अजिताभ साहब ने कही कि अब आवाम को सोचना होगा, जो फौज है, जो पुलिस एहलकार हैं, वो आवाम को संभालने में लगे हुए हैं, तो मुल्क को कैसे संभाला जाएगा? जो डिसबैलेंस हो गया है, जो अब इसको संभाला कैसे जाएगा, ये आवाम को समझना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल कल भी हम इस पे चर्चा कर रहे थे, आज भी दिन में भी काफी चर्चाएं हुई इस बात पे। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो पॉलिटिकल क्रेडिबल फेसेस हैं उनको सामने आना पड़ेगा, और उनको सामने आके जनता में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू करना पड़ेगा। एक तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल फेसेस हैं वहां पे, जैसे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सचिदा प्रेमदासा हैं, या जो बाकी लोग पॉलिटिकल स्टैंड पे बैठे हैं, वो कुछ प्रोफेशनल्स के साथ बैठ के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करें, जिसे कि जनता के सामने रखें और जनता को एक कॉन्फिडेंस दिलाएं कि हमें कुछ समय दिया जाए कि जिसके बाद हम ये आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्राइसिस है, उसको पटरी पे लाना शुरू करेंगे। ऑब्वियसली पटरी पे आने में तो अभी काफी समय लगेगा, 2023 के अंत तक शायद श्रीलंका पटरी पे ना आ पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी फेसेस, क्रेडिबल फेसेस, पॉलिटिकल फेसेस या प्रोफेशनल्स सामने आएंगे, उनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका अब अपनी इकोनॉमी को, अपने क्राइसिस को अकेले अपने दम पे ठीक नहीं कर सकता। उसको भारत के अलावा, भारत तो सपोर्ट कर ही रहा है उनको फाइनेंशियली, पर भारत के अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी जरूरत है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी तभी सामने आएगी जब उन्हें लगेगा कि कोई क्रेडिबल लोग श्रीलंका में बैठे हैं, जो भी इमदाद श्रीलंका में आएगी उसका प्रॉपर यूज किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब वहां के लोगों को यह समझना चाहिए और पॉलिटिशियंस को कुछ प्रोफेशनल्स की हेल्प लेके एक स्कीम, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के सामने आना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करूं तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत के अलावा इस टाइम पे श्रीलंका की कोई भी इतनी मदद नहीं कर रहा है। और वहां देखिए, दूसरी तरफ वॉर में हेल्प करने के लिए, यूक्रेन वॉर के हेल्प करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद दी जा रही है। यहां भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। डेवलप्ड कंट्रीज, सो कॉल्ड सुपर पावर्स को सामने आना चाहिए, उनको थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। दे शुड बिकम अ बिग ब्रदर विद अ बिग हार्ट, और आके मदद करें श्रीलंका की भी, और इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश करें। भारत तो अपनी तरफ से मेडिकल एड, फूड सप्लाई, लाइन ऑफ तकरीबन $2 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुका है, $500 मिलियन का तेल उनको मुहैया करा चुका है, सब कुछ आगे हेल्प कर रहा है। बट जब तक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो यहाँ पे नहीं आएगी, ये जो 22 मिलियन लोग हैं श्रीलंका लाने के लिए दुनिया को तो अब सामने आना होगा, और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसे अब लंका के इस हालात पर मदद करनी होगी। मैं अरुण पांडे साहब, बहुत देर से सर आप वेट कर रहे हैं। सर, जितना गहरा ये बहरान है और क्राइसिस जो श्रीलंका का है, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से लगातार ये क्राइसिस चला आ रहा है, आपको क्या सर अब लग रहा है कि किस तरह से रिस्टोर होंगी चीजें, किस तरह से श्रीलंका पटरी पर आ सकता है? क्योंकि बहरान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है।
प्रदर्शनकारियों पे जैसे हमले हुए हैं, जी और खुद ये एक बात ठीक कह रहे थे अभी जो भी हमारे पहले लोगों ने बात कही कि आज वहाँ नेताओं की विश्वसनीयता, एक जो सियासी राजनीति में परिवारवाद का ये खामियाजा आज श्रीलंका ने बुझा है। आर्थिक संकट के बाद आज राजनीतिक संकट है। जिस देश में ये दोनों संकट से जूझ रहा हो, तो अभी जनता से जो हम अपेक्षा कर रहे हैं, पहले तो मुझे लगता है कि अभी जो नेतृत्व में है, चाहे वो अभी तो राष्ट्रपति भाग खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री के घर पर हमले हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी विश्वसनीयता भी जनता के बीच नहीं। तो कोई एक तीसरा रास्ता है। अभी ठीक कहा कि विपक्ष को वहां सर्वदलीय सरकार बनाने की जरूरत है और जनता को भरोसा होगा तभी। अभी तो जनता सड़क पर है, उसे न राष्ट्रपति पसंद है, न मौजूदा प्रधानमंत्री जो आज राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं वो पसंद है। और जो पिछले कई महीनों से वहां की जनता भुगत रही है महंगाई की मार, खाने के लाले पड़े हैं, दवाई नहीं मिल रहे हैं, तो तेल नहीं मिल रहा है। अब कोई एक संकट नहीं है, एक दिन का संकट नहीं है। और जिस ढंग से अंधाधुंध कर्ज में डूबा है आज की, वो दिवालिया हो गया देश। एक तरह से यही स्थिति है, जो कर्ज लिया जो कर्ज लौटाने की स्थिति नहीं है। तो इस विषम परिस्थिति में हम एक अपेक्षा भर सुंदर अपेक्षा कर सकते हैं कि जनता को काश ऐसा, जनता को आपने अवसर कहाँ दिया। जनता तो आज भी जनता सड़क पर है। कल राष्ट्रपति के घर में लोग कोहराम मचा रहे थे, आज प्रधानमंत्री के घर कोहराम मचा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि स्थिति सुधरेगी कैसे? तो एक भरोसे की सरकार आज वहां नेतृत्व सभी दलों को मिलकर एक सर्वदलीय सरकार बने। अब वहाँ जो मुद्दा प्रधानमंत्री कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, उन पर भी जनता कहाँ भरोसा है। ऐसी स्थिति में अब इंटरनेशनल कम्युनिटी, भारत तो अपनी भूमिका निभा रहा है। $3 अरब की सहायता भारत दे चुका है। भारत की वहां भी भारत भी कोई असीमित निवेश नहीं कर सकता, वो कर्ज भी और मदद भी है। अब तो सभी भारत सहित सभी देशों को जो श्रीलंका ने कर्ज लिया उसे लौटने और लौटाने की चिंता हो चुकी है। इसलिए हमें लगता है कि इस स्थिति में वहां अभी जनता का भरोसा जीतने के लिए सभी दलों को एक अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। और परिवारवाद, सियासी राजनीति में परिवारवाद से ग्रस्त श्रीलंका में जो लोग आज तक सत्ता में रहे उनको सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। ये उसका आज का निदान मेरी राय नहीं बनती है। बिल्कुल, मैं कैप्टन जी बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है। कैप्टन अनिल गौड़ जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि लंका में चीजें कैसे, मतलब अब इन हालात से निपटना होगा। आप देखिए कि टूरिज्म के नाम पर अब तो कोई वहां पे आने वाला नहीं है, कोई टूरिस्ट पूरी दुनिया से। जिस तरह के हालात हैं, और ऐसे हालात में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान जो मैचेस हो रही है, या पाकिस्तान की टीम इस वक्त श्रीलंका में है, वो बात अलग है। लेकिन टूरिज्म के नाम पर जो सबसे ज्यादा इनकम श्रीलंका की होती थी वो बिल्कुल ठप हो गई है। कोई IMF की बात कर लें, वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, ये दुनिया के जो सुपर पावर हैं, जैसे अभी बात हो रही थी, मनाहा साहब कहते, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं, कोई श्रीलंका की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। तो अब चीजें बदलेंगी कैसे? बहुत बड़ा सवाल है ये। बिल्कुल अबू जी, ऐसा है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तक वहाँ स्थिति जो है सामान्य नहीं होगी, ये जिस हिसाब से लोग सड़कों पर निकले हैं, ये अपने घरों में नहीं जाएंगे और पार्लियामेंट नहीं कन्वीन होगी, नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाएगा, उसके साथ नई टीम नहीं बनेगी जो IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह के साथ नेगोशिएट कर सके, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो चीज़ है, अब देखिए, जैसे अभी मेरे को पता लग रहा था कि वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। जी। अब आप देखिए, उसमें जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी हो गया है। विक्रमासिंघे जो है बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं और बहुत अच्छे, वो मैं कहूँगा, इंसान भी हैं। और उनको, क्योंकि वो गौतम राजपक्षे को रिजाइन नहीं करवा सके, इसलिए लोगों का गुस्सा उनके ऊपर कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपने उनको रिजाइन करवाना था, आप रिजाइन नहीं करा सके। और अब वो भी उनके बस में तो है नहीं ना, अब वो रिजाइन तो प्रेसिडेंट ने करना है। तो अब वो जब भाग गए तो अब रिजाइन हो गए। अब उनको जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया है, लोगों को उनकी बात सुननी चाहिए कि भाई अब ये जो है, जो संकट में से श्रीलंका को वो निकालेंगे, क्योंकि टूरिज्म का जो सिलसिला है। लेकिन सर, लोगों को समझाने वाला तो कोई होना चाहिए। लोगों को समझाने वाले भी कोई नहीं है। प्रेसिडेंट भाग गए और PM सामने नहीं आ रहे। ना PM साहब हैं सामने, पर चीज ये जो है कि जो अभी जैसे इन्होंने अब इमरजेंसी लगा दी है, अब नेशनल टीवी के ऊपर अब आप देखेंगे थोड़ी देर में, मेरे को लगता है घंटे 2 घंटे के बाद PM आएंगे, वहां पे उनको एड्रेस करेंगे। क्योंकि देखिए, टूरिज्म जो है इनका अभी है, ये जुलाई का महीना, अभी तो चलेगा नहीं। टूरिज्म अगर चलेगा भी इनका तो आगे अक्टूबर नवंबर के बाद थोड़ा सा ऐसे हालात रहेंगे तो टूरिस्ट कहाँ आएंगे सर?
सड़कों पर जब प्रोटेस्ट होगा तो टूरिस्ट तो आएंगे नहीं। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ। इसलिए वो जो उनकी जनता है उनको ही सोचना चाहिए कि भाई हम अब कर क्या रहे हैं। उसके अंदर जो चीज है कि अब 20 तारीख को इन्होंने कहा नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा। अब तब तक तो जनता को इंतजार करना है ना। देखिए क्राइसिस हुआ कैसे कि सारे जो वही बात आ गई कि मुफ्त चीज चाहिए। ये जो पार्टी थी इन्होंने कहा जी हम आपको मुफ्त ये देंगे, मुफ्त वो देंगे, उनको जिता दिया उन्होंने। जैसे हिंदुस्तान में हो रहा है कि जी पार्टियां प्रॉमिस करते हैं जी हम आपको मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त राशन देंगे, मुफ्त ये देंगे, तो उनको जिता रहे हैं आप। तो हिंदुस्तान का भी हाल ऐसे ही बनने वाला बाद में। तो ये जो चीज है जनता को भी सोचना चाहिए ना, हमें क्या मांग रहे हैं, हमें जो मुफ्त दे, वो मुफ्त आ कहां से रहा है? सही, वो अपने ही जेब से जा रहा है ना मुफ्त। अब ये क्राइसिस बना, अब इसीलिए जनता को ही वहां पेशेंस रखनी है, क्योंकि किया कराया सारा उसी हिसाब से है। पॉलिटिशियन तो वही करेगा जैसे जनता को लुभाने के लिए करेगा। अब जनता ने देखना कि भाई हमने वोट किसको देना है। अब ऑपोजिशन को आपने वोट नहीं दिया, जो सही पार्टी थी, जो बिल्कुल सही तरीके से चलना चाहती थी, अब उनको चलने दीजिए। अगर आप नहीं चलने देंगे तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो इसीलिए अब ये जनता के ऊपर है। मैं इसलिए अब मैं आपको बता दूं, मेरे को लगता है 2-3 घंटे के अंदर आप देखिएगा, आप ये विक्रमासिंघे जी आएंगे नेशनल टीवी के ऊपर और सबको वो एड्रेस करेंगे। और शायद जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, 2-4 दिन के अंदर स्थिति जो है एटलीस्ट शांत हो जाएगी, ताकि पार्लियामेंट फंक्शन हो जाए और 20 तारीख से पहले जो है इनके जो नया प्रेसिडेंट है जो सही तरीके से वो चुना जाए। और तब फिर नेगोशिएशन चलेगी IMF वगैरह के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ और बात। और उसमें एक देखिए चीन की भूमिका देखिए। चीन ने लोन देने के लिए तैयार था पर अब मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये देखिए जो आज मतलब श्रीलंका को पता लग रही है कि लोन तो ले लिया उनसे, उसका सूद देने के लिए पैसे नहीं है, पर चीन उनको मदद करने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी तैयार नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात कैप्टन अनिल गौड़ जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मैं इसी पर आगे बात करूंगा। प्रोफेसर अजिताभ जी, जो बात कैप्टन साहब कह रहे हैं कि चीन की आप नियत देखिए कि लोन देने के लिए तैयार हो गया लेकिन मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और आप देखिए कि मतलब इतने मुश्किल हालात में श्रीलंका के लोग हैं जहां पर ना बिजली है, ना गैस है, ना दवाइयां हैं, लेकिन जो सुपर पावर है जिसमें चीन भी शामिल है वो बगैर फायदे के कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। उन्हें अपना कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है अब श्रीलंका में। पहले भाग चुका है वहां। जो फायदे इन्होंने उठाने थे, जो करना था, इन्होंने कर लिया जी। और चीन को समझ आ गई कि हाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। जनता को बहुत भुलावे में एक परिवार को मिला के, परिवार को ही सिर्फ सपोर्ट करके, उनको फायदा देके जनता को आप कब तक मुगालते में रखेंगे। तो जनता समझ चुकी है। अब यही है कि चीन जैसे देशों का, वो तो पूरे विश्व में उसका हो चुका है। चीन की शीशा लेदर जो होनी थी सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पे, वो एक्सपोज हो चुका है। श्रीलंका में भी ये ताजा उदाहरण है। अब ये है कि वहां की जनता, मुझे लगता है डेमोक्रेटिक सेटअप में जो 4 अंग कहते हैं, मीडिया की भूमिका, 4th स्तंभ, चौथा स्तंभ की भूमिका, मीडिया भी जनता को समझाने में, जनता को कन्विंस करने में एक बड़ा रोल कम्युनिकेशन का होता है। तो मीडिया की को भी आगे आना चाहिए। वहां की जो जुडिशियरी है, वहां की जो एग्जीक्यूटिव है, हर किसी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो कहते हैं CBM के लिए, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज तो किसी दूसरे पे भरोसा आप कैसे करेंगे जब खुद आप खड़े नहीं हो सकते। जब आप स्ट्रांग होंगे तभी कोई आपको सपोर्ट करेगा। आपको अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कोई नहीं आएगा। भारत तो आपका हमेशा से भाई रहा है, हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। यूक्रेन में अमेरिका मदद कर रहा है ना सर, यूक्रेन में अमेरिका अपना फायदा देख रहा है, रशिया के अगेंस्ट तो मदद कर रहा है। उनका दो मुहा चेहरा जो है वो तो दिख रहा है कि वो यूक्रेन में तो बिलियंस डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट श्रीलंका में जितना जेन्युइन इशू है उस पे उनका पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी का दुर्भाग्य से कोई ध्यान नहीं है। चाहे वो IMF हो, चाहे अपने कंडीशंस इतने इंपोज करते हैं, जनता की दुर्दशा का उनको कोई ध्यान नहीं है। सब अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। यही तो दुर्भाग्य है श्रीलंका का कि वर्ल्ड कम्युनिटी उनको भूल गई है। पश्चिमी सभ्यताएं अपनी रोटी सेकने में लगी हुई है। और अभी जैसे वहां के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ स्टेटमेंट दिया था श्रीलंका के सिचुएशन पे, बट सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आप कुछ करके दिखाइए। नहीं सर, बहुत सही आप कह रहे हैं कि
बहुत हालात पहले के मुकाबले में बदल गए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका में मौजूदा हालात हो, या इससे पहले साउथ के जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं बहुत ज्यादा गुर्बत है, लेकिन जो सुपर पावर हैं वो अपना फायदा जहां देखते हैं वहीं पर हाथ डालते हैं, बाकी उनको पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रोफेसर प्रेक्षित सिंह मनाहस जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो बात इससे पहले पैनलिस्ट कह रहे थे, अनिल गौड़ साहब ने भी वो बात कही और अजिताभ जी ने कही कि चीजें बदलेंगी, लेकिन जब वहां पर लीडरशिप बदलेगी, विक्रमासिंघे आए हैं और वो भी हालांकि अभी कारगुजार सदर है, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, 20 तारीख को वहां पर सदर आएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि चेहरे बदलेंगे, सरकार बदलेगी, इक़्तिदार बदलेगा, तो क्या जो हालात है वो भी बदलेंगे? देखिए, ऑब्वियसली चेहरे तो बदलेंगे ही बदलेंगे, और जैसे मैंने पहले कहा कि जो मेन ऑपोजिशन लीडर हैं सजिदा प्रेमदासा, उनका नाम काफी जोर शोर से आगे चल रहा है प्रेसिडेंट के लिए, और दुलस एल्परमाम जो मिनिस्टर थे राजपक्षा गवर्नमेंट में, उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए काफी बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है कि चेहरे बदलेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन चेहरों को या जो भी लीडर सामने आते हैं उनको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी लेके आना है सामने, कि अगले 6 महीने में उनका क्या रोड मैप रहेगा, उनका एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरह से वो चीजों को उभारेंगे। श्रीलंका का इस समय टोटल डेट नियर अबाउट $51 बिलियन है, और जिसमें से $28 बिलियन उनको 2027 के एंड से पहले पे करना है, और ये एक स्ट्रेटेजिक डेट ट्रैप है जो कि चाइना ने उनके इर्द गिर्द बोया और उनके जाल बिछाया हुआ है, तो उनको इसके में से बाहर निकलना है और इसको कैसे रीपे करना है। तो इसके लिए उनको किसी ना किसी तरह से कॉन्फिडेंस, आम नागरिकों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना है और उनको कन्विंस करना है कि यस वी कैन डू इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब आम नागरिकों को भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हमें अपने देश के हालात सुधारने हैं। जो भी पॉलिटिकल वैक्यूम हुआ है या जो भी पॉलिटिकल डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं पहले, उन सब डिस्क्रिपेंसीज की बाद में बात आएगी, किसने गलती की, किसको सजा मिलेगी, हु हैज टू बी पनिश्ड, उस चीजों के बारे में बाद में सोचा जाएगा, पर पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इंप्रूव करना है। और काफी सारे नाम उभर के आ रहे हैं। अभय वर्धना है जो उनके स्पीकर हैं, उनकी जो बार एसोसिएशन है श्रीलंका की मेन, वो उसको सपोर्ट कर रही है कि वो प्रेसिडेंट बन के सामने आए। तो मुझे लगता है कि एक ग्रुप उभर के सामने आएगा, और ऐसा नहीं है कि बाई 22 इन अ पॉपुलेशन ऑफ 22 मिलियन, 22 मिलियन लोगों में कोई अच्छे लोग सामने नहीं आ सकते जो देश नहीं चला सकते। पर बेसिक पॉइंट यही है, जाहिर सी बात है, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है। मैं अरुण पांडे साहब, क्या आपको लगता है कि जो बातें मनाहस साहब ने यहाँ पर कही कि यानी नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं, लेकिन सर चैलेंज बहुत बड़ा होगा। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद है, सिर्फ लोअर क्लास ने, जो मिडिल क्लास है वो भी बहुत ज्यादा परेशान है, 2 वक्त के खाने के लिए परेशान है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो भी आने वाली गवर्नमेंट होगी। देखिए, चैलेंज तो है इस देश में। मैंने जैसे कहा कि आर्थिक संकट के बाद आध्यात्मिक संकट से देश जूझ रहा है, और अभी जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप जानते हैं कि देश में इमरजेंसी लागू है, और अभी प्रधानमंत्री घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमले किए। अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट ने वहां की सेना और पुलिस को खुली छूट दे दी। खुली छूट का मतलब है कि जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, उसे गोली से भी निपटना है तो निपटो। इसी प्रदर्शनकारियों में एक की मौत अभी हुई। तो अब तो ये बात सही है कि जनता का रोल अभी कहाँ आता है, वहां चेहरा बदलना होगा। ये बात जो भी बोल रहे हैं अभी, वो बात सही है कि वर्तमान नेतृत्व, चाहे वो राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, जनता का भरोसा खो चुके हैं। उनकी नीतियां, उनका नेतृत्व, उनका नियत, इस सब पर जनता ने सवाल उठाया, तभी अब जनता सड़क पर उतरी। तो जनता तो चाहती है, 2.25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में कोई जनता थोड़ी चाहेगी ये स्थिति। आखिर नेतृत्व ही देश को संभालेगा। और जो इंटरनेशनल एजेंसीज है मदद करने वाली, चाहे IMF और कोई भी एजेंसी जो मदद करे, किसको मदद करेगी? उसके लिए भरोसेमंद नेतृत्व चाहिए, टिकाऊ सरकार चाहिए। आप जो वहां कर्ज ही लोग देंगे, सहायता कम, कर्ज अधिक मिलेंगे, कर्ज कौन लेगा? अब कर्ज को रीपे कैसे करेगा, उसकी नीतियां क्या होगी? पहले से श्रीलंका जिस ढंग से कर्ज में डूबा है, रीपे करने की स्थिति नहीं। इसलिए इतनी बड़ी चुनौती है। अभी आपने ठीक कहा कि अब वो नया राष्ट्रपति का जो अभी वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका नाम आया है। तो जो मैंने आप कहा कि एक सर्वदलीय
पहल और प्रयास करने की जरूरत, नेतृत्व तो बदलना ही होगा। बिल्कुल बिना जाहिर सी बात है कि नेतृत्व बदले- चैलेंजेस तो अब श्रीलंका के सामने बहुत हैं और चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पटरी गाड़ी पर कैसे लौटेगी, चीजें कैसे रिस्टोर होंगी, ये देखना आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा। बड़ी अच्छी बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरुण पांडे जी, प्रोफेसर परीक्षित मनहास जी, कैप्टन अनिल गौड़ जी और प्रोफेसर अजिताभ जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।